This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि। आपका मार्केट टाइम्स टीवी में आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और आप मेरे साथ देख रहे हैं कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरें। सबसे पहले बात गेहूं के बाजार की, क्योंकि दुनिया के गेहूं बाजार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूएसडीए के मुताबिक 2026-27 मार्केटिंग सीजन में नॉर्थ अफ्रीका के देश गेहूं आयात में बड़ी कटौती कर सकते हैं। अनुमान है कि इस क्षेत्र का कुल व्हीट इंपोर्ट घटकर करीब 2 करोड़ 90 लाख टन रह जाएगा, और जो कि पिछले सीजन के मुकाबले लगभग 13% कम होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये पिछले 5 सालों में पहली बार होगा जब नॉर्थ अफ्रीका के गेहूं आयात में गिरावट देखने को मिलेगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है बेहतर मौसम और मजबूत फसल उत्पादन। मोरक्को में सबसे बड़ी गिरावट का अनुमान है, जहां देश गेहूं आयात करीब 43% तक वहां पर घट सकता है। अल्जीरिया भी लगभग 10% कम आयात कर सकता है, जबकि इजिप्ट में करीब 5% कमी का अनुमान लगाया गया है। यूएसडीए के मुताबिक अनुकूल मौसम ने पूरे नॉर्थ अफ्रीका में अनाज उत्पादन संभावनाओं को मजबूत किया है। मोरक्को में इस बार अनाज उत्पादन दोगुना होने की उम्मीद है, जबकि ट्यूनीशिया में फसल उत्पादन करीब 20% बढ़ सकता है। हालांकि आयात में गिरावट के बावजूद नॉर्थ अफ्रीका दुनिया के सबसे ज्यादा आयात निर्भर गेहूं क्षेत्रों में बना रहेगा, और इजिप्ट अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा व्हीट इंपोर्टर बना रह सकता है, जहां 2026-27 में करीब 1 करोड़ 25 लाख टन गेहूं आयात होने का अनुमान है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नॉर्थ अफ्रीका की घटती मांग से ग्लोबल व्हीट प्राइसेस पर दबाव बनेगा, और क्या इससे एक्सपोर्टिंग देशों के बीच कंपटीशन और तेज होगा। फिलहाल दुनिया की नजरें मौसम, उत्पादन और ग्लोबल गेहूं व्यापार पर टिकी हुई हैं। वैश्विक वेजिटेबल ऑयल बाजार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कजाकिस्तान ने पहली बार कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान को रैपसीड ऑयल की खेप भेज दी है, और इसके साथ ही एक नया एक्सपोर्ट रूट भी शुरू कर दिया गया है। पहली खेप में करीब 5000 टन रैपसीड ऑयल भेजा गया, जिसकी लोडिंग कजाकिस्तान के अकटाऊ पोर्ट पर करीब 2.5 दिन में पूरी हुई, और इसके तुरंत बाद 13 मई को दूसरी खेप भी रवाना की गई है, जिसमें करीब 5000 टन सूरजमुखी तेल भेजा गया है। कजाकिस्तान की ऑयल सीड प्रोसेसर एसोसिएशन के मुताबिक ईरान इस समय वेजिटेबल ऑयल सेक्टर के लिए बड़ा आयात बाजार बनकर उभर रहा है, और हर साल ईरान करीब 35 लाख टन वेजिटेबल ऑयल और ऑयल मिल इंपोर्ट करता है, जिसमें लगभग 15 लाख टन केवल वेजिटेबल ऑयल शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि कैस्पियन सागर एक पहुंच ईरान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बढ़ती मांग कजाकिस्तान को इस बाजार में मजबूत बढ़त दे सकती है। दरअसल पिछले 3 वर्षों में कजाकिस्तान पहले ही 1 लाख टन से ज्यादा ऑयल सीड प्रोडक्ट ईरान को भेज चुका है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये नया रूट हर साल करीब 1.5 से 2 लाख टन वेजिटेबल ऑयल संभाल सकता है। वहीं लंबी अवधि में ईरान को ऑयल और मील एक्सपोर्ट 5 लाख टन सालाना से भी ज्यादा पहुंच सकता है। यानी कि साफ है, वैश्विक वेजिटेबल ऑयल ट्रेड में अब नए समुद्री रूट और नए व्यापारिक समीकरण तेजी से उभर रहे हैं, और इसका असर आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार पर भी दिखाई दे सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर मजबूत संकेत सामने आ गए हैं। ताजा सरकारी रिपोर्ट और आर्थिक डेटा बता रहे हैं कि देश की ग्रोथ मूवमेंट लगातार कायम है, और कई सेक्टरों में विस्तार की रफ्तार बनी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्पादन बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में तेजी देखने को मिली है, और सर्विस सेक्टर ने भी इस बार मजबूत प्रदर्शन किया है। घरेलू खपत यानी कंजम्पशन अब भी ग्रोथ का सबसे बड़ा आधार बना हुआ है, जिससे बाजार में मांग लगातार बनी हुई है। निवेश के मोर्चे पर भी स्थिति बेहतर होती दिखाई दी है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में धीरे धीरे सुधार के संकेत है, जबकि विदेशी निवेश का फ्लो भी स्टेबल बना हुआ है। डिजिटल और टेक ड्रिवन इकोनॉमी का योगदान लगातार बढ़ रहा है, जिससे नए रोजगार और नए बिजनेस के अवसर सामने आए हैं। रोजगार के आंकड़ों में भी धीरे धीरे सुधार देखने को मिला है, और लेबर मार्केट में भागीदारी बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अनसर्टेनिटी के बीच भी मजबूती से आगे बढ़ रही है, और यही संकेत आने वाले महीनों के लिए पॉजिटिव आर्थिक माहौल की ओर इशारा कर रहे हैं। इंडोनेशिया के पोल्ट्री सेक्टर से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। सरकार द्वारा सोयाबीन मील की खरीद को लेकर नई नीति लागू की जा रही है, जिसके तहत अब खरीद पूरी तरह से राज्य स्वामित्व वाली कंपनी बर्डिकारी के जरिए अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन इस फैसले को लेकर इंडोनेशियाई पोल्ट्री फार्म्स एसोसिएशन ने
सावधानी पूर्वक और चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने की मांग भी की है। एसोसिएशन का कहना है कि इस नीति को लागू करते समय सप्लाई चेन की तैयारी, कीमतों की स्थिरता और लॉजिस्टिक सिस्टम की क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है। गोपान के अनुसार पहले भी बाजार प्रतिभागियों ने इस नीति को मार्च से टालने का सुझाव दिया था, ताकि शुरुआती चरण में किसी तरह की सप्लाई को लेकर कोई भी बाधा ना आए। जानकारों के अनुसार सोयाबीन मील पोल्ट्री फीड का करीब 20 से 22% हिस्सा होता है। ऐसे में इसकी कीमतों में बदलाव सीधे उत्पादन कॉस्ट को प्रभावित कर सकता है। अगर फीड कॉस्ट बढ़ती है तो इसका सीधा असर चिकन और अंडे की कीमतों पर पड़ेगा और अंत में उपभोक्ता बाजार पर इसका दबाव बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये नीति सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर सकती है, लेकिन इसकी सफलता कीमत स्थिरता और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर पूरी तरह से निर्भर करेगी। तुर्की और कजाकिस्तान के बीच कृषि व्यापार को लेकर एक बड़ा समझौता हो चुका है। अस्ताना में हुई उच्च स्तरीय बातचीत के दौरान कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और अनाज निर्यात को मजबूत करने पर सहमति जता दी है। और इस समझौते के तहत दोनों देश जल्द ही एक संयुक्त रोडमैप तैयार करेंगे, जिसका मकसद होगा कृषि उत्पादों के द्विपक्षीय व्यापार को तेजी से बढ़ाना। कजाकिस्तान की ओर से विशेष रूप से अनाज निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया गया है, क्योंकि देश अब अपनी कृषि निर्यात को नए बाजारों तक विस्तार देना चाहता है। और इसी बीच निवेश के मोर्चे पर भी बड़े प्रोजेक्ट सामने आए हैं। तुर्की की कंपनी तिरयाकी एग्रो अस्ताना में $320 मिलियन का डीप ग्रेन प्रोसेसिंग प्लांट बनाएगी, जिसकी सालाना क्षमता 2,40,000 टन गेहूं और 80,000 टन मटर प्रोसेसिंग की होगी। इसके अलावा अलार्को होल्डिंग श्याम केंच में $650 मिलियन की लागत से एक बड़ा ग्रीन हाउस कॉम्प्लेक्स विकसित करेगी। दोनों देशों ने आधुनिक कृषि टेक्निक और एग्री टेक सहयोग को भी बढ़ाने पर सहमति जताई है। साथ ही कैस्पियन सागर के जरिए मिडल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक रूट्स को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है, जिसे अब एक नए सिल्क रोड के रूप में देखा जा रहा है। और ये कॉरिडोर मध्य एशिया को सीधे भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जोड़ने की क्षमता रखता है, जिससे भविष्य में वैश्विक अनाज व्यापार की दिशा बदल सकती है। वैश्विक सोयाबीन बाजार से जुड़ी एक बड़ी और दिलचस्प स्थिति सामने आई है। यूक्रेन में घरेलू सोयाबीन कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन बावजूद इसके एक्सपोर्ट डिमांड सीमित बनी हुई है और मुख्य रूप से यूरोपीय संघ के छोटे बैच ऑर्डर्स तक ही सीमित है। इसी बीच यूक्रेनी प्रोसेसर्स घरेलू खरीद तेज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि सूरजमुखी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और मार्जिन दबाव के चलते उत्पादन लागत और बढ़ सकती है। दरअसल पिछले एक सप्ताह में जीएम सोयाबीन की कीमतों में 200 से 300 यूक्रेनी हरवेनिया प्रति टन की बढ़ोतरी हुई है, जबकि नॉन जीएम सोयाबीन की कीमतें भी ऊपरी स्तर पर बनी हुई हैं। हालांकि पोर्ट्स पर जीएम सोयाबीन की डिमांड लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि ट्रेडर्स ने अपने अधिकतर प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम पहले ही बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर नॉन जीएम सोयाबीन की मांग अब भी यूरोप और पश्चिमी बॉर्डर पर मजबूत बनी हुई है। यूक्रेन के एक्सपोर्ट आंकड़े भी दबाव में हैं और अप्रैल में सोयाबीन निर्यात घटकर लगभग 1,58,000 टन पर सिमट गया है और पूरे सीजन में ये 2 मिलियन टन से ज्यादा नहीं जाने का अनुमान लगाया गया है। इसके उलट वैश्विक बाजार में ब्राजील की स्थिति बेहद मजबूत है। ब्राजील ने अप्रैल में रिकॉर्ड 16.75 मिलियन टन सोयाबीन का एक्सपोर्ट किया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन को गया है, जबकि यूरोप, तुर्की और नॉर्थ अफ्रीका में भी सप्लाई बढ़ी है। चाइना अब भी ब्राजीलियन सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है और उसकी मांग लगातार मजबूत है। जानकारों के अनुसार दक्षिण अमेरिका की भारी सप्लाई के कारण ग्लोबल सोयाबीन और सोया मील मार्केट पर दबाव बना हुआ है और यही कारण है कि यूक्रेन जैसे देशों में प्राइस कंपटीशन में चुनौती मिल रही है। कुल मिलाकर सोयाबीन का वैश्विक बाजार अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरता दिखाई दे रहा है, जहां सप्लाई पावर और ट्रेड फ्लो का संतुलन लगातार बदलता दिखाई दे रहा है। भारत के एग्री एक्सपोर्ट से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के सोयाबीन खली यानी कि सोयाबीन मील का निर्यात इस साल अप्रैल के दौरान भारी गिरावट दर्ज करा रहा है और इस साल अप्रैल में भारत का सोयाबीन खली निर्यात घटकर सिर्फ 50,000 टन रह गया, जबकि पिछले साल इसी महीने ये आंकड़ा 2,14,000 टन था। यानी साल दर साल आधार पर निर्यात में कई गुना की बड़ी गिरावट। और ये गिरावट सिर्फ एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं बल्कि उत्पादन पर भी इसका असर दिखाई दिया है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अप्रैल में जहां सोयाबीन खली का उत्पादन
7,50,000 टन था, वहीं इस साल ये घटकर 6,31,000 टन रह गया। जानकारों का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सस्ते विकल्पों की उपलब्धता ने भारतीय सोयाबीन खली की मांग को कमजोर कर दिया है और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सप्लाई का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को कीमत और मांग दोनों स्तर पर चुनौती देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये गिरावट न सिर्फ उद्योग के लिए एक संकेत है, बल्कि किसानों और प्रोसेसिंग सेक्टर दोनों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। अब विश्व स्तर पर अनाज बाजार से जुड़ी बड़ी खबर। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबोच में मक्का फ्यूचर शुक्रवार को 4 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता को लेकर आई निराशा मानी जा रही है। दरअसल बीजिंग में हुए शिखर सम्मेलन के बाद भी अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद को लेकर कोई ठोस और निश्चित मात्रा में समझौता सामने नहीं आया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है कि अमेरिकी किसान इस डील से संतुष्ट होंगे और चीन अरबों डॉलर के सोयाबीन की खरीद करेगा, लेकिन किसी भी नई खरीद का स्पष्ट आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमसिन ग्रीर के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद उम्मीद है कि चीन अमेरिकी कृषि उत्पादों की 2 अंकों में अरबों डॉलर की खरीद के लिए तैयार हो सकता है। शिखर सम्मेलन से पहले बाजार में उम्मीद थी कि चीन मक्का, ज्वार और गेहूं जैसी फसलों की बड़ी खरीद करेगा, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट समझौता फिलहाल सामने न आने से ट्रेडर्स निराश हो गए हैं और इसके अलावा तकनीकी बिकवाली ने भी कीमतों पर अतिरिक्त दबाव डाला है। तो कुल मिलाकर अमेरिका चीन ट्रेड डील को लेकर अनसर्टेनिटी ने वैश्विक अनाज बाजार में अस्थिरता बढ़ा दी है और इसका सीधा असर सीबोट में कीमतों पर दिखाई दे रहा है। मसाला बाजार से जुड़ी एक अहम खबर काली मिर्च को लेकर सामने आई है। मॉनसून से पहले ही खरीदारी यानी प्री मॉनसून खरीदारी में इस समय मसाला उत्पादक और व्यापारियों की अच्छी दिलचस्पी देखी जा रही है। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी राजनीतिक तनाव के कारण निर्यात गतिविधियों में सुस्ती बनी हुई है। केरल में काली मिर्च की फसल की तुड़ाई और तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि कर्नाटक में यह प्रक्रिया अभी जारी है। कोची टर्मिनल मार्केट में सीमित आवक के बावजूद अच्छी खरीदारी के चलते कीमतों में मजबूती बनी हुई है। वहां गार्बल्ड क्वालिटी की काली मिर्च का भाव करीब 725 रुपए प्रति किलो और अनगार्बल्ड किस्म का भाव लगभग 715 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है। जानकारों के अनुसार जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून करीब आ रहा है, बाजार में पहले से ही स्टॉकिस्ट और प्रोसेसर सूखे माल की खरीद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मानसून के दौरान नमी बढ़ने से क्वालिटी पर असर पड़ता है। खासकर मसाला तेल और ओलियोरेसिन बनाने वाली कंपनियों के लिए यह बड़ी चुनौती बन जाती है और इसी वजह से कंपनियां पहले ही स्टॉकिंग करना पसंद करती हैं ताकि बाद में सप्लाई और क्वालिटी दोनों में कोई दिक्कत ना आए। फिलहाल विदेशी बाजार से काली मिर्च का आयात भी बेहद सीमित है, जिससे कीमतों पर दबाव नहीं बन पा रहा और बाजार में भाव स्टेबल से मजबूत बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर काली मिर्च बाजार इस समय मजबूत डिमांड और सीमित सप्लाई के बीच बैलेंस बनाए हुए है और आने वाले मॉनसून सीजन में इसकी दिशा और स्पष्ट हो सकती है। भारतीय चाय बाजार से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। कोची ऑक्शन में ऑर्थोडॉक्स चाय की बिक्री में इस समय तेजी देखने को मिली है और इसकी सबसे बड़ी वजह मजबूत विदेशी मांग, खासकर रूस और पश्चिम एशियाई जैसे बाजारों से लगातार खरीदारी बनी हुई है। नतीजा ये हुआ कि कोची ऑक्शन में लगभग 95% ऑर्थोडॉक्स चाय की बिक्री पूरी हो रही है और कीमतों में भी मजबूती बनी हुई है। बाजार में अच्छी क्वालिटी की सीमित उपलब्धता और लगातार निर्यात मांग के कारण भाव में सपोर्ट देखने को मिला है, जिससे ट्रेडर्स और उत्पादकों को राहत मिला है। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव का असर भी दिखाई दे रहा है, जहां कुछ निर्यातक सतर्कता बरत रहे हैं और ऑर्डर फ्लो पूरी तरह स्टेबल नहीं है। ऑर्थोडॉक्स चाय की मांग खासतौर पर आपको बता दें रूस, यूएई और सीआईएस देशों से मजबूत बनी हुई है, जिससे भारतीय चाय को इंटरनेशनल मार्केट में बेहद सपोर्ट मिल रहा है। जानकारों के अनुसार भारत की चाय निर्यात ग्रोथ में ऑर्थोडॉक्स वैरायटी सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर बन चुकी है और यही सेगमेंट आने वाले समय में कीमतों में और एक्सपोर्ट दोनों को दिशा देगा। तो कुल मिलाकर कोची ऑक्शन में मजबूत विदेशी मांग और सीमित सप्लाई ने ऑर्थोडॉक्स चाय बाजार को सपोर्ट दिया है, लेकिन पश्चिम एशिया की अनसर्टेनिटी अभी भी रिस्क फैक्टर के अंदर बनी हुई है। वैश्विक ऊर्जा बाजार से जुड़ी एक अहम और बड़ी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में वो उन चीनी ऑयल कंपनियों पर लगे सैंक्शंस को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं जो ईरान से तेल खरीद रही हैं।
और ये बयान ऐसे समय में दिया गया है जब वेस्ट एशिया में तनाव लगातार बना हुआ है और ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट पहले से ही दबाव झेल रहा है। दरअसल अमेरिका लंबे समय से ईरान की तेल आय पर रोक लगाने की कोशिश करता रहा है और इस रणनीति के तहत मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाया गया था। इस नीति का उद्देश्य ईरान के तेल एक्सपोर्ट और उसकी कमाई के प्रमुख स्रोतों को सीमित करना रहा है, लेकिन दूसरी ओर चीन अब भी ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है और यही वजह है कि ये मुद्दा अब अमेरिका, चीन, ईरान तीनों के बीच एक बड़े आर्थिक और रणनीतिक टकराव का रूप लेता जा रहा है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक चीन रोजाना करीब 13.8 लाख बैरल यानी कि 13,80,000 बैरल ईरानी तेल इंपोर्ट करता है, जो ईरान के कुल समुद्री तेल निर्यात का 80% से भी ज्यादा हिस्सा है। जानकारों के मुताबिक अगर अमेरिका इन कंपनियों पर सख्ती करता है तो वैश्विक तेल बाजार में सप्लाई को लेकर नई अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है और इसका सीधा असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर प्रतिबंधों में ढील दी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईरानी तेल की सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे कीमतों में नरमी आने की संभावना भी जताई गई है। तो कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जहां अमेरिका की नीति आने वाले समय में तेल की दिशा और कीमत दोनों तय करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि। मसाला ओए छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।